तो बाल मंडली के छात्र, आज एक बार फिर आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत किया जा रहा है। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से यह कक्षा जो शुरू की गई है कोविड-19 के प्रभाव से, इसलिए ताकि जो लोग लॉकडाउन के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि इंडिया ही क्या पूरे विश्व में लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थान जो है बंद चल रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की गई है। इस कक्षा में आज आपको अंग्रेजी ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक से रूबरू कराने वाले हैं जिसको जानकर आपको हैरत होगी कि यदि इस टॉपिक को मैंने नहीं पढ़ा या नहीं जाना तो अंग्रेजी पर पकड़ बनाना बड़ा ही कष्टकर कार्य हो जाता है। तो इस कक्षा में मैं वैसे छात्र जो हमारी मदद कर रहे हैं बड़े क्लास के विद्यार्थियों के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए इनमें जो सहयोग दे रहे हैं वो नाम मैं एक बार उनका परिचय करा दूं तो उनके लिए भी एक उपहार स्वरूप होगा। जैसे ये सचिन कुमार, हर्ष कुमार, विशाल कुमार और सबसे छोटे बाल मंडली के विद्यार्थी मिस्टर साहित्य कुमार जी हैं। इनके सहयोग से और साथ ही हमारे कैमरामैन हैं मिस्टर विक्रम कुमार के सहयोग से ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत की गई है और इसको आगे भी जारी रखा जाएगा। चलिए, तो आज की इस कक्षा में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। क्या है? सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स है, ठीक है जी। जी, इस कक्षा को आगे बढ़ाने से पहले मैं सेंटेंस के जो मूल पॉइंट्स हैं, जो फंडामेंटल जो पॉइंट्स हैं, उसको एक बार चर्चा में ला लूं तो बेहतर हो। देखिए, इसके मूल आधार साउंड यानी ध्वनि होते हैं, या वर्ण कहिए। ध्वनि और वर्ण काफी एक दूसरे से सामंजस्य रखते हैं। इसके बाद ध्वनि से वर्ण और वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, अब हम सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस को पहले हिंदी में परिभाषित करेंगे और उसके बाद फिर अंग्रेजी में परिभाषित करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं वह देश हिंदुस्तान है, भारत है, और इस भारत में यहाँ की जो मुख्य जो राजभाषा कहिए या राष्ट्रभाषा कहिए वो हमारी हिंदी है। इसलिए सबसे पहले मैं इसे हिंदी में परिभाषित करूंगा, उसके बाद अंग्रेजी में, ठीक है। देखिए, सेंटेंस को परिभाषित हम इस प्रकार कर सकते हैं: शब्दों के वैसे समूह जो एक निश्चित नियमों के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से सजे होते हैं और पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं, वाक्य कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि शब्दों के वैसे समूह जो निश्चित नियमों के अनुसार सजकर पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं या करने की क्षमता रखते हैं, वे शब्द कहलाते हैं। वे वाक्य कहलाते हैं। या यूं दूसरे शब्दों में कहें कि शब्दों का वैसा समूह जो व्याकरण के नियमानुसार क्रमबद्ध तरीके से सहसंबंध हो और पूर्ण अर्थ व्यक्त करता हो, वाक्य कहलाता है। जी सर। अब मैं आपको इसकी अंग्रेजी परिभाषा बताता हूँ। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स put together in a certain rule, giving complete sense. These are called a sentence. Okay? या दूसरे शब्दों में हम कहें, in other words, it can be defined. A sentence is a group of words that makes
कंप्लीट सेंस और मीनिंग। ठीक है। अब सवाल यहाँ होगा कि वाक्य के मुख्य जो पार्ट्स हैं वो कितने होते हैं? हाँ, तो इट इज टू मेन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के मुख्य दो भाग होते हैं। दो भाग क्या है? पहला है आपका ये सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। और ये दूसरा जो होता है आपका ये प्रीडिकेट होता है। प्रीडिकेट होता है। सब्जेक्ट की जो हिंदी होती है वो होती है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और प्रीडिकेट की हिंदी होती है विधेय। क्या होता है? विधेय होती है। अब मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट में आखिर कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड है, फिर हम सब्जेक्ट को भी डिफाइन करेंगे हिंदी और अंग्रेजी में। जी सर। प्रीडिकेट को भी हिंदी और अंग्रेजी में डिफाइन करेंगे। जी सर। ठीक है। देखिए, तो सब्जेक्ट जो होता है किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वह मूल रूप से नाउन होगा। क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन। माने किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। ठीक है। नाउन और प्रोनाउन ही होता है। दूसरी चीज ये समझ लीजिए कि वाक्य में सब्जेक्ट जो होता है वो बिफोर वर्ब। क्या होता है? बिफोर वर्ब, क्रिया से पहले आता है। क्रिया से पहले आता है। ये प्रीडिकेट जो है, सॉरी, एक और चीज इसमें मैं बता दूं कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो वन वर्ड का होगा या मोर देन वन वर्ड होंगे या वन मोर देन वर्ड्स के होते हैं। ठीक है। ये विधेय में भी वही चीजें हैं। ये भी सिंगल वर्ड का होगा या मोर देन वर्ड्स का के चलेगा यहाँ पे। अब सवाल खड़ा होगा कि आखिर सब्जेक्ट है क्या, उद्देश्य है क्या? तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उस वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उस वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। विधेय की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा होगी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं, यानी कि प्रीडिकेट कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रीडिकेट। जी। अब सब्जेक्ट को हम डिफाइन करेंगे। किसे डिफाइन करेंगे? सब्जेक्ट को। हाँ, सब्जेक्ट को। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ वर्ड और वर्ड्स। या इसको आप ऐसे कह लीजिए, दिस सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ द वर्ड और वर्ड्स से समथिंग अबाउट। से समथिंग अबाउट। प्रीडिकेट की बात करेंगे तो लिखेंगे या बोलेंगे कि द प्रीडिकेट कंसिस्ट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? कि से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये हमारा प्रीडिकेट केस होता है। ठीक है। इस चीज को मैं अब आगे की तरफ बढ़ाना चाहता हूँ। बाय एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। देखिए, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस का लेता हूँ। अच्छा नहीं यार, ठीक है, शांत रहेंगे। सीता writes a letter
ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस लिख दिया कि यू आर वेरी गुड, राम एट्स अ मैंगो, सीता राइट्स अ लेटर। तो यहाँ हम इसके दो पार्ट करेंगे। क्या करेंगे? दो पार्ट करेंगे। पार्ट मान लीजिए ए होगा और पार्ट मान लीजिए कि बी होगा। देखिए पार्ट ए में ये आपका जो है यू, राम, सीता, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब प्रीडिकेट में जो है यहाँ से मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। ये सब के सब क्या होंगे? प्रीडिकेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ, प्रीडिकेट हो जाएंगे। ठीक है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इसमें जो प्रीडिकेट है, इसके अलावा एक चीज और इसमें छुपा रहता है। इसमें क्या छुपा रहता है? एक चीज और छुपा रहता है। ठीक है, वो क्या है? वो होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जी, मैं आपको बता दूं कि क्या छुपा रहता है। ऑब्जेक्ट छुपा रहता है। ठीक है, क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। इसकी हिंदी कर्म होती है। क्या होती है? कर्म होती है। नहीं, कलम नहीं, कर्म। क्या होगी? कर्म होती है। जी, ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमेशा वर्ब के बाद आते हैं और प्रीडिकेट से पहले आते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है हमेशा वर्ब के बाद और प्रीडिकेट से पहले आते हैं। किसमें? वाक्य में। वाक्य में। जी, मतलब यूँ क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आते हैं। किस वर्ब के बाद? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, यानी सकर्मक क्रिया के बाद जो है या साथ ही ऑब्जेक्ट आते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की तरह नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। देखिएगा ये ऑलवेज जो होते हैं सब्जेक्ट की भांति नाउन या प्रोनाउन के रूप में ही होते हैं। किस रूप में होंगे? नाउन के रूप में या प्रोनाउन के रूप में होते हैं। बिल्कुल सही। देखिए अब ऑब्जेक्ट के भी प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट के प्रकार होते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। और दूसरा वो जो होगा आपका होगा इनडायरेक्ट। क्या होगा? इनडायरेक्ट। जी सर। तो अब सवाल आप पूछ सकते हैं कि आखिर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट का संबंध जो है निर्जीव पदार्थ से है। किससे है? निर्जीव पदार्थ से है, यानी कि नॉन लिविंग मटेरियल से है। और इनडायरेक्ट का मतलब लिविंग मटेरियल से है, सजीव पदार्थ से है। यूँ समझ लें आप कि ये मी जो होता है, यू जो होता है, हीज होता है, हर्ष होता है, इट्स होता है, दियर सॉरी देम होता है, ETC, ये सब के सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के उदाहरण है। किस ऑब्जेक्ट के उदाहरण है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट के उदाहरण है। हाँ, ऑब्जेक्ट के उदाहरण। जबकि ये डायरेक्ट में जो होगा वो आपका होगा बुक होगा, पेन होगा, पेंसिल होगा, डस्टर होगा, बेंच होगा, चेयर होगा, कुर्सी होगा, ETC।
वही चेयर की अंग्रेजी कुर्सी होती है, हिंदी कुर्सी होती है ना। जी सर। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जितने भी निर्जीव मटेरियल होंगे ना वो सब के सब आ जाएंगे। इनडायरेक्ट जो मटेरियल है ऑब्जेक्ट है उसमें आपका मी, यू, हिज, हर, इट्स एंड देम आते हैं। ठीक है, तो आज की इस कक्षा के लिए इतना ही काफी है। एक बार इस कक्षा को अब यहीं पे समाप्त की जाती है। फिर हमारी और आपकी मुलाकात अगली वाली कक्षा में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।